नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है ना, इस सीरीज में से आप आज 17वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 16 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को एक नई दिशा की तरफ जरूर ले गए होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। सभी प्रश्न में कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट को आपको अच्छे से कवर करना है ताकि आने वाले सभी एग्जाम में आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन करके आओ, है ना। पहला जो प्रश्न है, सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर भारतीय महिला कौन बनी थी? तो सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारतीय महिला ये कोनेरू हम्पी थी। हालांकि अगर इसी क्वेश्चन को मैं सबसे कम उम्र शब्द डिलीट कर दूं और आपसे पूछूं कि भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपका आंसर होगा एस विजया लक्ष्मी। लेकिन यहाँ पे सबसे कम उम्र शब्द लगा के इसका आंसर हो गया है कोनेरू हम्पी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा महिला खिलाड़ी है। कोनेरू हम्पी आपको 2002 में जो है मात्र 15 वर्ष की उम्र में इस प्रकार की कारनामा की थी और जो है ग्रैंड मास्टर बनी थी। स्पेन के एल ब्रोगेट ओपन में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। वैशाली देश की तीसरी महिला है जिसने 2500 एलो रेटिंग के साथ यह खिताब जीता है। उन्होंने तुर्की के तैमर तारिक सेवेल्स को हराया है। इस तरह परागनंदा और वैशाली वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई कर जो है कैंडिडेट टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी बनी है। ये लाइन से आपको ये समझ में आया है कि एकमात्र जो है भाई बहन के जोड़ी जो आपका ग्रैंड मास्टर जीती, ये कौन है भाई? तो एक वैशाली रमेश बाबू और दूसरा परागनंदा। ठीक है, ये भाई बहन है और ये 4500 एलो रेटिंग के साथ जीती है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में प्रथम पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद साहब थे। और प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजया लक्ष्मी। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो है अभी विश्व में ये अभिमन्यु मिश्रा है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भारतीय हैं लेकिन ये अमेरिकी मूल के हैं। इनके अलावा शतरंज की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस, इसकी स्थापना 1924 में होती है। मुख्यालय इसका लुसाने में है। इनके अलावा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1951 में हुआ था और जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है ये भारतीय लेवल पे कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? देखिए, आईसीसी का जो पुरस्कार है ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है। किसी भी एग्जाम के लिए जो आजकल आप एग्जाम देने जाओगे, आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये 100% इफेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक है। वहीं ओवरऑल श्रेणी में कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 कौन है? तो ये है पैट कमिंस। ये पैट कमिंस कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कम बॉलर है ना। ऑलराउंडर से ज्यादा बॉलर के रूप में इन्हें देखा जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 के अंदर, इनमें ऑस्ट्रेलिया टीम के ये कैप्टन भी थे और आनन फानन में जीत भी गए। हालांकि आप देखे होंगे कि शुरुआत के 2 मैच हार गए थे, लेकिन जब से जीतना स्टार्ट किया तो जीत ही लिए, तो अंत लगा दिया था। ये भी आपका पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीते? तो 6ठा टाइटल था ऑस्ट्रेलिया का और इस बार के कप्तान पैट कमिंस थे। इनके अलावा जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया जाता है। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया जाता है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? उस्मान ख्वाजा। कौन है भाई? उस्मान ख्वाजा। वनडे हो गया, टेस्ट हो गया और ओवरऑल हो गया पैट कमिंस। इसके अलावा आईसीसी 2023 के लिए महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोबारा मतलब दूसरी बार, पिछली बार भी यही थी और इस बार भी यही है। ये कौन है? तो ये नेट एस्काइवर, इनका ऐसा नाम है, नेट एस्काइवर ब्रंट, है ना। और ये आपका इनको जो भी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनती है उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो रसेल फिलिंट अवार्ड। हे हो रसेल फिलिंट अवार्ड, इस प्रकार का नाम है भाई, है हो रसेल फिलिंट अवार्ड। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपको याद हो कि एसएससी के एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, सीधे लिख के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईसीसी के लिए टॉप में महिला चुनी जाती है उनको ये वाला अवार्ड, फिलिंट वाला अवार्ड दिया जाता है। इनके अलावा आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023
23 कौन है? चमारी अट्टापट्टू। नाम से लग रहा है श्रीलंका का है, क्योंकि श्रीलंका का एक खिलाड़ी पहले आप पास्ट में देखे होंगे, मवर्ण अट्टापट्टू। मवर्ण अट्टापट्टू से अपने को जिंदगी की सीख लेनी चाहिए, है ना। कम से कम समझ लीजिए 5 साल तक फ्लॉप चलने के बाद भी होप नहीं हारा और अंततः श्रीलंका का कैप्टन बना। फिर बाद में उन्हें किस्मत साथ नहीं दिया और चोट के कारण जो है बाहर हुए। इनके अलावा आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 फिर से सूरज कुमार यादव। 2022 के लिए भी यही थे सूरज कुमार यादव SKY। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? रचिन रविंद्र है। ये रचिन रविंद्र कौन है? इंडिया का है? नहीं, ये है भैया न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, है ना। एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा पता चला कि रचिन इसका नाम है, राहुल द्रविड़ और सचिन का अंतिम नाम, माने सब सचिन में चिन और राहुल द्रविड़ में र, इससे बना है रचिन। बाद में उनके पिता ने इस बात को खंडित किया और बोला इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इनके अलावा ये आपने देखा होगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ उसमें जो है लगभग 650 रन इन्होंने बनाया था, रचिन रविंद्र। अगर 1-2 मैच और खेलता तो विराट कोहली से आगे निकल जाता, लेकिन वो तो पत्ता कट गया, चला गया। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला, है ना, 2023 में हेले मैथ्यूज, T20 वाले में। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? आप 1947 में आप और हम स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद जब हमारी संसद की चलने लगी, संसदीय व्यवस्था स्थापित हो गई, जैसा कि 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों कार्यरत हो गए, तो उसके बाद पहली बार जो मंत्रिपरिषद होती है, जो आर्टिकल आपका 74 और 75 में केंद्र स्तर पे वर्णित होता है मंत्रिपरिषद, है ना, तो उसमें पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया, कब लाया? तो कब लाया? तो आंसर है 1963। किसने लाया? तो आचार्य कृपलानी के द्वारा 1963 में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्र भारत के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? पहले वाले में, है ना, प्रथम स्वतंत्र भारत के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, यहाँ पे प्रथम शब्द लिखना जरूरी है ना। जो अपना पहला मंत्रिपरिषद हुआ उसमें कितने सदस्य थे? तो 36 बताइएगा, प्रधानमंत्री समेत। ठीक है भाई। इनके अलावा मंत्रिपरिषद के पदों को त्याग करने हेतु, है ना, कोई अपना मंत्री त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राजीनामा किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इसके अलावा संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए संसद के प्रति जिम्मेवार है। इसी को आप तोड़ के लोकसभा के प्रति जिम्मेवार लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं, माने सामूहिक रूप से संसद के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में अगर आप आप कोई भी मंत्री का जो है पोस्ट होल्ड करते हो, आप मंत्रिमंडल के सदस्य हो, तो आप बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए तक 6 महीना तक रह सकते हो। उसके बाद आपको सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन इस फॉर्म में और आता है कि कोई भी सांसद अगर संसद के कार्यवाही में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो फिर इन्हें भी माना जाता है कि ये पद से हट गए, ऐसा। इनके अलावा स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला राजकुमारी अमृता कौर, पहले वाले में, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता ही पीएम होते हैं, जैसे मोदी साहब, है ना। इनके अलावा जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? पीएम की नियुक्ति 75 एक आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और प्रेसिडेंट साहब जो अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं उसमें इस पीएम का सलाह लेना होता है। इनके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। VVI करके रखिएगा। जनरली हम क्या सोचते हैं, राष्ट्रपति मार दो आंसर, ऐसा नहीं है। जो मंत्रिमंडल के जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री यही अध्यक्षता करते हैं। इनके अलावा और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो RBI के गवर्नर हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और RBI के गवर्नर का जो नियुक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के ऑफिस के थ्रू होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। इनके अलावा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सीधे माइंड को डाइवर्ट करके आंसर देना है, नहीं तो अगर राष्ट्रपति
ही मैं जानता हूं कि अधिकांश चीज जो है राष्ट्रपति साहब ही नियुक्त करते हैं, बड़े बड़े की पोस्ट पे जो होल्डर है उनको, लेकिन कुछ ऐसा मामला है जहां पे राष्ट्रपति साहब नहीं नियुक्त करते हैं। ठीक है भाई, तो जो आपके ज्वाइंट सीटिंग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, इनकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर साहब करते हैं, लेकिन ज्वाइंट सीटिंग बुलाते कौन है? तो प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। ठीक है, इनके अलावा 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? देव 1857 का विद्रोह, जब तक ये दुनिया रहेगा और हिंदुस्तान रहेगा तब तक हम जानेंगे इनको, क्योंकि हम पहली बार साहस किए थे कि हम तुमको भगा देंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन नहीं भाग पाया, है ना, और फिर बहुत दिनों के बाद अंततः तो चला ही गया, जाना ही था। तो ये 1857 का विद्रोह में जो मंगल पांडे साहब थे, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की सेना, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक होता है, घुड़सवार होता है, कैवलरी, इस प्रकार से बहुत सारे चीज अंग्रेजी के वर्ड है इन्फेंट्री, है ना। तो ये आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है आपके सेना थे। कौन? मंगल पांडे साहब। 1857 का विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या रहा? चर्बी वाला कारतूस। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बैरकपुर की छावनी। और कौन से आपका रेजिमेंट से? तो 19वीं रेजिमेंट, है ना। इनके अलावा 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया था, हसजन और बॉग की हत्या कर दिए थे। मंगल पांडे साहब को शहादत हुई थी 8 अप्रैल 1857 को, है ना। और जो आपका 1857 का जो आग भड़का था, आग भड़का मतलब पूर्णतः जो है लैमलाइट में आया, पूर्ण रूप से जो है सक्रिय हुआ आंदोलन, ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। तो इनकी एक एक बात ध्यान में रखेंगे, बच्चे गलती करते हैं हल्का समझ के, है ना। ये जब आग भड़का तो 10 मई यानी पूर्ण रूप से स्टार्ट, है ना। 1857 में और भी इससे पहले ही कहानी है, मंगल पांडे साहब की शहादत पहले ही हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मंगल पांडे साहब तो भाग लिए थे तो चालू होने के बाद में इनको शहादत होगी, ऐसा नहीं है, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। इनके अलावा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकेंड। और अंग्रेज गवर्नर कौन थे? कैनिंग। यही कैनिंग आगे चल के भारत का प्रथम वायसराय बना, क्योंकि अब इंडिया में गवर्नर जनरल के पोस्ट को सरेंडर करके इसको पदोन्नति देके इनका नाम जो है वायसराय कर दिया गया। जैसे अगर आप रेलवे में पहले जो गुड्स गार्ड हुआ करता था, है ना, जो पहले गुड्स गार्ड हुआ करता था, है ना, तो ये अब गुड्स गार्ड जो है ट्रेन मैनेजर कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से इनके अलावा 1857 के विद्रोह में दिल्ली के बहादुर शाह जफर और बख्त खां अगुवाई कर रहे थे। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग नाम था, नाना साहब को धोंदू पंत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार राज्य सरकार के एग्जाम में आ जाते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान। ये इतने जगह से जो है आपका सैन्य नेतृत्व किए गए, इन्हें ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आती है और आती रहेगी। 1857 का परिणाम क्या हुआ, है ना। तो देखिए हम हार जरूर गए थे, लेकिन अंग्रेजों के नाक में दम जरूर कर दिए थे। तो उनको एक चीज का एहसास हुआ कि अरे भाई अब ये लोग इतने तक शासन का मतलब पहुंचा हो गया इन लोगों का कि हमसे भिड़ेगा। तो अंग्रेज का जो क्राउन है, जो राजा रानी है, ये सोचा अपने को तो लंबा शासन करना है इंडिया पे, सोने की चिड़िया कहलाती थी भाई कि पूर्णतः लूट लूंगा तब तक करूंगा, है ना। तो अगर आज ये इतना साहस किया है, 2 महीने के बाद इससे ज्यादा साहस करेगा तो हमारे सरकारें गिर जाएगा, हमको भगा देगा। इससे अच्छा एक काम करो, शासन जो है यहाँ से शासित करो। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हमारी बागडोर हुआ करती थी शासन व्यवस्था का, ये अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया और वहां के राजा रानी के द्वारा हम लोग शासित होने लगे थे। कोप 28 की बैठक 2023 में कहाँ हुआ है? ये कोप 28, सबसे पहले कोप का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, कोप का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। क्या होता है कोप का फुल फॉर्म? कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना। तो कोप 28 की बैठक यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। कोप 28 की बैठक दिसंबर में हुआ है, 4 या 5 दिसंबर को हुआ है 2023 में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? कोप 28 के लिए थीम था वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, अंग्रेजी में ग्लोबल कूलिंग प्लीज, इस प्रकार से प्लीज, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये था आपका, है ना,
ये जो कोप की बैठक होती है इसमें कौन सी बात की जाती है, बिजनेस व्यापार की? नहीं, इसमें जलवायु परिवर्तन पे चर्चा होती है ना, कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो आजकल एक समस्या है इससे कैसा निपटा जाए, इसकी जो है निपटारा संबंधित बात इनके सदस्य देशों के साथ करी जाती है कोप के बैठक में। इनके अलावा यह सालाना बैठक है। पहली बार ये बैठक जो है 1995 में जर्मनी के शहर बर्लिन में कराया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और कोप 27 जो पिछला 2023 में हुआ था, ये आपके मिस्र में हुआ था, 2022 में हुआ था, माफ कीजिएगा, हम 24 में जी रहे हैं, अभी हमको लग रहा है 23 में जी रहे हैं, हम 24 में आ गए हैं भैया, है ना। तो कोप 27 का हुआ था 22 में, तो ये आपका मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। एक और फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, UPPETT क्या होता है भाई, पेट, उसके एग्जाम में UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस प्रकार से इनका नाम है UNFCCC का, ठीक है भैया। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाली बरसाना होली को और किस नाम से जानते हैं? गुनगुन मत सो। उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाली बरसाने होली को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं लठमार होली से, ठीक है, लठमार होली से नाम से जानते हैं। इस होली में भगवान कृष्ण और जो राधा रानी है उनकी जो सहेली होती थी गोपियाँ वगैरह, तो कैसे आगे आगे दौड़ते रहते थे और पीछे उनको पकड़ते थे। तो इस होली में एक डंडा का इस्तेमाल होता है जो बांस का बना होता है, बांस का डंडा होता है, लाठी, ठीक है, इसीलिए इसे लठमार होली भी कहते हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के ताज महोत्सव, और ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा गया है पिछले उत्तर प्रदेश के पुलिस में कि भाई जो बरसाना होली होता है उसमें किस चीज की लकड़ी की इस्तेमाल होती है, तो बांस की, है ना। तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछता रहता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है, और ये जो महोत्सव है ताज महोत्सव, ये शिल्पकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में चरकुला डांस होता है। चरकुला डांस में महिलाएं भाग लेती हैं और घूंघट कर डांस करती है, घूंघट जैसे राजस्थान वगैरह में, और अपने बिहार यूपी में भी घूंघट करती हैं महिलाएं अपने से बड़ों को देख के। इनके अलावा निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? शारदा एक्ट विधवा पुनर्विवाह से है, नहीं है। रॉलेट एक्ट गांधी इरविन था क्या उस समय, नहीं है ना। इनके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये इसके अलावा भारत सरकार एक्ट 1935 प्रांत में द्वैध शासन। अब इन चारों ऑप्शन को देखें, है ना। चलिए, तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन को बदल दिया हूँ क्योंकि जो मैच हो रहा था वो किसी भी तरीके से जो है सूटेबल नहीं बैठ रहा था। मैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिखा था, जहाँ इसकी संबंध नहीं है भी संबंध तो कोई अधिनियम नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे बैरन हैंगस्टर्स हमने यहाँ पे लिखा है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये बैरन हैंगस्टर्स के समय 1784 में आया था, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ, तो इसीलिए कुछ जो है ऑप्शन कभी कभी उल्टा पुल्टा ऑप्शन वाले में हो जाता है, तो मैं सही कर दिया हूँ। शारदा एक्ट 1929 ये बाल विवाह से संबंधित था, हालांकि ये 1930 में लागू हुआ था हरविलास शारदा के द्वारा। इसके तहत जो है पहली बार आपका लड़का और लड़की की शादी की मिनिमम एज सेट किए गए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसे काला कानून कहा गया था। चेम्सफोर्ड इस समय अंग्रेज गवर्नर थे और कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड का यही जड़ था। इनके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, यहाँ पे ये चीज़ गलत होगा, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्योंकि ये जो है पहले हुआ था, 1784 में हुई थी, ये आपका बैरन हैंगस्टर्स के समय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। तो कई बच्चे ये क्वेश्चन जब करते हैं कि द्वैध शासन 1935 की 1919, तो अच्छे से समझिए कि 1919 में क्या हुआ, प्रांत स्तर पे द्वैध शासन लगाया गया, और जब 1935 में इसी चीज को रिफॉर्म करके ये प्रांत वाला सिस्टम खत्म करके केंद्र में फिर से द्वैध शासन को स्थापित किया गया। तो प्रांत में कहेगा तो 1919 और केंद्र में कहेगा तो 1935, और प्रांत में समाप्त किससे अधिनियम से किया गया तो भी 1935 ही होगा। रिप्लेस ही किया था कि प्रांत में हटाओ केंद्र में लगाओ। इसके अलावा भारतीय संविधान पर अधिनियम 1935 का विशेष गहरा छाप है, हालांकि बहुत सारे देश से चीजों को लिया गया है फिर भी। इनके अलावा हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो जो FIH का मुख्यालय है ये लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी की स्थापना 1884 ईस्वी में करा गया था। प्रथम पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 बार्सिलोना में कराया गया था, जहाँ पर प्रथम विजेता पाकिस्तान रहा था। 1975 अगला हॉकी का जो है आपका वर्ल्ड कप हुआ था, कोलालमपुर में हम विजेता बने थे, है ना। भारत एक ही बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 1971 में। हालांकि
हॉकी में सबसे अधिक ओलंपिक गोल्ड जीते हम 8, ठीक है। इनके अलावा फीफा की स्थापना 1904 में ईस्वी में किया गया था, इसका मुख्यालय ज्यूरिख के अंदर है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 ईस्वी में किया गया था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 में करा गया। वॉलीबॉल का प्रथम वर्ल्ड कप कहेगा तो 1949 में होती है। और वॉलीबॉल का जो डाटा है, नेट की ऊंचाई महिला और पुरुष में, और बीच वॉलीबॉल लंबाई चौड़ाई या फिर साधारण वॉलीबॉल का लंबाई चौड़ाई 18-9, बीच वॉलीबॉल का 16-9, महिला का नेट की ऊंचाई 2.24, पुरुष का 2.43, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। ये जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि ये लोकप्रिय गेम है। इनके अलावा इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। बैडमिंटन खेल की सर्वोच्च संस्था विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में करा गया था। 1934 में ही भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिए थे, ठीक है। सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से ही हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था राष्ट्रमंडल का। पिछला राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है इंग्लैंड में हुआ था और 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगी। दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र के प्रथम महिला डीजीपी के रूप में किसे कार्यभार दिया गया है या कौन कार्यभार संभाले हैं? तो महाराष्ट्र में प्रथम महिला डीजीपी की नियुक्ति हुई है, इनका नाम है रश्मि शुक्ला। अब डीजीपी, मैं कल बताया था कि डीजीपी की पोस्ट की क्या गरिमा होती है। ये कोई आईएएस अधिकारी रैंक के अधिकारी होते हैं जो राज्यों के अंदर पुलिस बल के सबसे प्रमुख होते हैं, ठीक है। इनके अलावा आईपीएस रश्मि शुक्ला मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल में जो है डीजी भी चुनी गई थी। इनके अलावा भारत में किसी भी राज्य में प्रथम महिला डीजीपी ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो उत्तराखंड राज्य में 2004 में प्रथम महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त हुई थी ये मैडम, और इनकी जो निधन हो गया है हाल में 2018-19 में इनका निधन हो गया था। इनके अलावा जो आपका ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य है, ये महिला सेकेंड आईपीएस है इंडिया का। पहला आईपीएस महिला किरण बेदी है जो बाद में राजनीति में चली गई। इनके अलावा है ना उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महिला पुलिस कमिश्नर ये लक्ष्मी सिंह बनी थी 2022 में, और ये क्वेश्चन एसएससी ने 3 बार पूछ चुका है। इसके अलावा भारत के प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, जैसे कि बताया। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये इंडिया में भी लागू होता है क्योंकि इंडिया में पहली बार इन्हीं राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल महिला बनी थी। इनके अलावा एक स्वस्थ मानव हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। किसी भी स्तनधारी के हृदय कितने चेंबर वाले होंगे? 4 चेंबर वाले। कोई भी स्तनधारी जो आपका बच्चा पैदा करता हो उसे स्तनधारी कहते हैं। अंडा पैदा करता हो स्तनधारी में नहीं आता है, लेकिन अपवाद है ना। इसके अलावा जो आपका निलय तथा 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, जो भी स्तनधारी होते हैं उनके हार्ट में 4 ब्लॉक होते हैं। सभी उभयचर में 3 चेंबर होती है ना। मगरमच्छ 4 चेंबर वाली आपकी रेप्टेलिया है। मगरमच्छ एक अपवाद है, इसे ध्यान रखेंगे। मत्स्य वर्ग में जो भी मछली समुदाय के प्राणी हैं उनमें 2 चेंबर होते हैं। सभी समतापी प्राणी, हम लोग समतापी प्राणी हैं। स्तनधारी और पक्षी समतापी प्राणी होते हैं। उसको वायुमंडल के अकॉर्डिंग अपना जो है शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी हो जाती है। तो इसमें जो है 4 चेंबर वाली हृदय पाई जाती है। हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी हमारे शरीर के अंदर है और फुफ्फुसीय सिरा हमारे शरीर के अंदर है। हालांकि आप जानते हैं कि धमनी में जो है हमेशा है ना प्योर रक्त का जो है प्रवाह होता है, और सिरा में होता है हमेशा अशुद्ध रक्त, या जो है आपका शरीर से, देखिए मान लीजिए ये आपका हार्ट है और यहाँ 2 पाइप लगे हुए हैं। तो एक पाइप क्या करता है, एक पाइप जो है पूरे शरीर से एक बार शुद्ध वाला गया तो ये अशुद्ध होकर फिर आता है। तो एक बार अशुद्ध ढोने वाला और एक शुद्ध ले जाने वाला, है ना। तो जो ढोने वाला शुद्ध रक्त है ना इसे धमनी कहते हैं, और जो अशुद्ध रक्त लाता है उसे सिरा कहते हैं। लेकिन जो फुफ्फुसीय सिरा और फुफ्फुसीय धमनी है, जस्ट उल्टा सोचेंगे आप, है ना, कि फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होगा और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होगा। हृदय का मुख्य काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ताकि पूरे सर्कुलेशन जो है शरीर के विभिन्न भागों में हो। और उसी ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन, तो वो जो है आपको शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या उत्तर प्रदेश में है। जो एससी के आबादी है ये सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है 2011 में।
तो उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। आप समझ गए कि देश में जो है ओवरऑल सबसे ज़्यादा एससी यूपी में रहते हैं, तो यूपी का जो अपना आबादी है लगभग 20 करोड़ के करीब था 2011 में, तो उसमें कितने प्रतिशत एससी की आबादी थी, ऐसा क्वेश्चन है। तो उनमें 20.69 यानी लगभग 21% आबादी जो है उत्तर प्रदेश में एससी का है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश की जो भी एससी कैंडिडेट है उनको अगर पूरे देश के रेशियो में देखा जाए तो पूरे देश में लगभग 16.5% आबादी एससी सिर्फ यूपी में रहते हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है ना, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और जालौन जिलों में कोई भी अनुसूचित जनजाति 2011 में लिस्टेड या डिटेक्टेड नहीं किया गया था। ध्यान रखेंगे, अब होंगे, देखिए ऐसा कोई डाटा आता है तो इसका मतलब एकदम 100% वाला नहीं है। अपने को एग्जाम के लिहाज में यही पढ़ना है जो भारत सरकार डिक्लेयर किया, लेकिन ऐसा नहीं कि एक को नहीं होगा, कोई ना कोई जरूर होगा, है ना। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार सर्वाधिक आबादी है ना, तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अब आपको कभी भी हिंदू मुस्लिम इसमें से 4 में से दो भी देगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन जैन और बौद्ध में आप अंतर विभेद नहीं कर पाओगे जब ऑप्शन आएगा, तो जब तक पढ़े नहीं रहोगे, है ना। आप सोचोगे कि बौद्ध ज़्यादा हो सकता है जैन से, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह है कि जैन ज़्यादा है बौद्ध से। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी। इसीलिए तो आपका उत्तर प्रदेश में काम्पिल्य मेला ये जैन धर्म से संबंधित ही है, कल या परसों पढ़ाया था मैं। इनके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत, जनजाति कहेगा ना तो एसटी होता है, जिला बागपत तथा सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला ये सीतापुर है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912 और शिशु लिंगानुपात। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिशु लिंगानुपात कैसे डिसाइड करते हैं, तो 0 से 6 वर्ष तक को जो है उम्र लिया जाता है, शिशु में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात 902 है ना। उत्तर प्रदेश के समग्र लिंगानुपात 912, साक्षरता समग्र 67.72, महिला साक्षरता था आपका 57.2%, पुरुष साक्षरता था 77.3%, दशकीय वृद्धि रही थी 20.23%। ये डाटा आपको याद पैकेट में रख के ही जाना है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन आती है, पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो। भारत में लिंगानुपात ओवरऑल 943, ये भारत स्तर पे आएंगे। साक्षरता 10, जहां उत्तर प्रदेश का आपका 67.72 है, वहीं पूरे देश के 74.04% है ना। पुरुष साक्षरता देश में कितने हैं, 82.14%, और महिला साक्षरता 65.46%। दशकीय वृद्धि 17.64% है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, डाटा है। इनके अलावा मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया, शुंग वंश ने। शुंग वंश की स्थापना कौन किए थे, पुष्यमित्र शुंग किए थे। तो किसे हरा के किए थे, आप जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, है ना। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर जो है चाणक्य के सहायता से। और मौर्य वंश के अंतिम शासक था बृहद्रथ, तो इन्हीं बृहद्रथ को जो है हरा के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अगर आपको नेचर से पूछे कि पुष्यमित्र शुंग क्या थे तो बताइएगा ब्राह्मण थे। ठीक है, 187 ईसा पूर्व में जो है स्थापना किए थे। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, है ना। इनकी लेकिन दूसरी राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा विदिशा। पहला और दूसरा राजधानी से बहुत सारे शासक का क्वेश्चन आता है, जैसे हर्षवर्धन का आता है, मोहम्मद बिन तुगलक का आता है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पुष्यमित्र के शासनकाल में यूनानी आक्रमण डिमिट्रियस वाला, है ना, तो ये पुष्यमित्र के काल में हुआ था। इनके अलावा एक क्वेश्चन इस फॉर्म में और पूछा जाता है कि हुर्रों का आक्रमण किसके काल में, तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। गुप्त वंश के वो शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री अभिभावक या चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिनका नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र आपका राजनीति और कानून पर आधारित पुस्तक है। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी में मेगास्थनीज भी रहते थे। ये मेगास्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे, जिन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम है इंडिका। इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी, और इंडिका के अलावा मुद्रा राक्षस में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी, जो विशाखा दत्त के द्वारा लिखे गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कॉपी किया हूं हाल फिलहाल की एक वीडियो से, इसलिए कॉपी किया हूं कि ये जानना आपको जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से जुड़े हुए हर चीज को आपको भी जानना है, क्योंकि यहाँ जो है काफी ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है शांति निकेतन जब से यूनेस्को में गया है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, सुकृत पॉल और अभिजीत बनर्जी को। सुकृत पॉल और अभिजीत बनर्जी को, वो वही अभिजीत बनर्जी है जो भारत के लिए दूसरे अर्थशास्त्री है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, 2019 में प्राप्त किए थे। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनके अलावा
सुकृत पॉल जो है इनके पुस्तक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, इनके लिए दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी को उनके सामाजिक योगदान के लिए दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड 2023। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर वाला संजय राय, शोभना कुमार और सुदीप सेन को दिया गया था। इस पुरस्कार में इनामी राशि 5000 अमेरिकी डॉलर, रविन्द्रनाथ साहब की एक प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 कोलकाता में हुआ था। महात्मा गांधी से गुरुदेव की उपाधि लिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। शांति निकेतन के वास्तविक फाउंडर हैं, हालांकि शांति निकेतन के जो फाउंडर हैं इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम है। गीतांजलि राइट के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य पुस्तकों में गोरा, गार्डनर, गीतांजलि, काबुलीवाला, साधना, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा देश के पहले रॉकेट कौन सा था जिसे 1967 में प्रक्षेपित किया गया था? अब यहाँ रॉकेट की बात हो रही है। देश की पहले रॉकेट का नाम है रोहिणी RH-75, जिसे 1967 में थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। थुम्बा जगह का नाम है ना। तो ये आपका 1967 में किया गया था, है ना। भारत में रॉकेट मैन किसे कहते हैं? तो K शिवन को कहा जाता है भारत में रॉकेट मैन। अब मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। वाटर मैन किसे कहते हैं? राजेंद्र को कहा जाता है ना। टाइगर मैन किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा भैया, है ना, काम आता है। इनके अलावा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, इन्हें 1975 में लॉन्च किया गया था। यह कृत्रिम उपग्रह था। भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह जिसका नाम भास्कर 1 है ना। सुदूर संवेदन उपग्रह, सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ कहाँ है मैंने आपको बता दिया है ना। एक आपका अहमदाबाद और एक आपका इसी प्रकार का उत्तराखंड में होता है। दोनों आपको ध्यान रखना है, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद में हैदराबाद, है ना। इसके अलावा इसरो का प्रथम सौर ऊर्जा मिशन अभी हाल में ही 2023 में गया, जिसका नाम है L1। यह क्या करेगा? तो इस जो सूरज का बाहरी क्षेत्र होता है जिसे किरीट या कोरोना कहा जाता है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराएगा। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था और पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। स्वदेश निर्मित भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी भैया लुसाका राजधानी है जाम्बिया की। जाम्बिया में मुद्रा की बात करेंगे तो क्वाचा होगा। यह अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। एक लैंड लॉक्ड होता देश होता है, वैसे उसे स्थल रुद्ध कहते हैं कि भाई चारों साइड से जो है सतही क्षेत्र से घिरा हुआ हो। इसके अलावा सभी अफ्रीकन देशों में सबसे अधिक जनसंख्या जो है ये नाइजीरिया का है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है ना। इनके अलावा G20 बैठक 2023 जो दिल्ली में संपन्न कराया गया, उसमें अफ्रीकी यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में एंट्री दी गई और अफ्रीकी यूनियन में कुल मिला के 55 देश है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। इसका मुद्रा क्या है? सीलिंग। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? अनंतनानाराइवो, है ना। मुद्रा मालगासी फ्रैंक। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मुद्रा क्या है? इजिप्टी पौंड, है ना। पौंड वैसे पौंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा भी है। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपुतो। मुद्रा क्या है? मेटिकल। इसके अलावा मलावी की राजधानी लिलंगवे, मुद्रा मलावी क्वाचा। बरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा और राजधानी करेंसी बरुंडी फ्रैंक, है ना। बरुंडी बहुत गरीब देश है ना, जहाँ पे लोग अधिकांश जो है ना कृत्रिम मतलब देसी बियर बना के अपनी जिंदगी चलाते हैं, घास फूस का बनता है ना। ये भी मैंने जो आपका एक यूट्यूब का कोई चैनल है जो आपका अफ्रीका देश को दिखाता रहता है, मैं एक दिन देखा था। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन है द गोल्डन गेट, ए अनसुटेबल बॉय, एन इक्वल म्यूजिक, ए सुटेबल गर्ल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पुस्तक नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। क्यों? ये है ए अनसुटेबल बॉय, है ना। विक्रम सेठ को के द्वारा इस प्रकार के जो पुस्तक है ना, ए सुटेबल बॉय लिखा गया है, लेकिन अनसुटेबल बॉय नहीं है, ये अनसुटेबल है। अनसुटेबल मतलब फिट नहीं बैठने वाला। तो ये पुस्तक जो अनसुटेबल वाला, ये लेखक करण जौहर है ना। इनके अलावा विक्रम सेठ के प्रमुख पुस्तकों में टू लाइफ्स, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, है ना, इन इक्वल म्यूजिक, ये सब प्रमुख है। इनके अलावा द व्हाइट टाइगर एंड सिलेक्शन डे के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, है ना। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अकमस्टेटेड अर्थ, झुम्पा लाहिरी जी की पुस्तक है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द चेक बुक आज़ादी, ये सभी के सभी अरुंधति राय की पुस्तक है। अनटचेबल, कूली,
टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, ये सभी के सभी पुस्तक मुल्क राज आनंद साहब के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? जो राजस्थान से जो संबंधित नहीं है आपको पहचानना है। ऑप्शन है कठपुतली, घूमर, कलबेलिया, लूर। तो ये लूर हो जाएगा। लूर नृत्य जो है ये हरियाणा क्षेत्र का नृत्य है। लूर ये होली के समय है ना युवतियों के द्वारा करी जाती है लूर नृत्य। हरियाणा में जाएंगे तो एक गुग्गा नृत्य भी बहुत फेमस है, गुग्गा। इसके अलावा कठपुतली, कठपुतली जो है क्षेत्रीय स्तर पे कई जगह का अलग अलग कठपुतली का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे यमपुरी कठपुतली बिहार में की जाती है, तो ये अलग बात हो गया, लेकिन सीधे कठपुतली कहेगा तो राजस्थान में। घूमर ये राजस्थान में है, लेकिन मैंने कहा था एक घुमुरा लिखा रहेगा, घुमुरा, तो ये आपका ओडिशा आंसर होगा। कलबेलिया इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है, ये भी राजस्थान का है। लूर आपका हरियाणा का है, गुग्गा भी आपका हरियाणा का है, ठीक है भाई। इनके अलावा पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो भांगड़ा, भांगड़ा है ना, गिद्धा लिखिएगा, गिद्धा, गिद्धा, गिद्धा में सिर्फ महिला भाग लेती है ना। लूडी, भांड, और एक वो पाथेर भांड होता है, मैं पहले भी ये चीज बताया हूँ। पाथेर भांड जम्मू कश्मीर का होता है, खाली भांड पंजाब का होता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में प्रमुख त्योहारों में लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व प्रमुख है। लोहड़ी जो है ये मकर संक्रांति के समय, बैसाखी नववर्ष वाला त्योहार है, और गुरु पर्व जो है गुरु नानक जी की जयंती है। इनके अलावा गौरमारिया, पंथी, सुवा, कर्मा, नाचा, राउत, पंडवानी, सैला, है ना, ये सभी के सभी जो है पंडवानी देख के आप पहचान लिए होंगे, ये छत्तीसगढ़ का है। इनके अलावा राजस्थान में 13 ताली, कठपुतली, घूमर, कलबेलिया, कच्ची गोरी, है ना, कच्ची गोरी, गौरमारिया और घोड़े मोरनी, ये तीनों कंफ्यूजिंग पेयर है। तो जो कच्ची गोरी है राजस्थान में है, गौरमारिया ये आपका कहाँ पे है, अभी आपने देखा कहाँ, छत्तीसगढ़ में चले गए थे हम, है ना, गौरमारिया के लिए। और इसके अलावा एक घोड़े मोरनी है जो आपका कहाँ पे, गोवा के अंदर होगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? देखिए ऑप्शन में जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है पूछा गया है, तो यहाँ पे 28 आंसर होगा, लेकिन वैसे अगर 27 भी रहे ऑप्शन में तो 27 कीजिएगा। बहुत सारे स्रोत में 27 भी दिया गया है आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों में गंगा नदी बहती है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, 27, 28। इसके अलावा गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे आपके सामने है ना, कि गंगा जो है यहाँ दो धाराओं से मिलकर बनती है। गंगा दो धाराओं से, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने से गंगा बनती है। आगे बढ़ती है उत्तराखंड से आगे, सबसे पहले रामगंगा नदी मिलती है उत्तर की ओर से आगे। गंगा की कई सारे सहायक नदियां हैं, रामगंगा है, सोन है, गोमती है, कोसी है, गंडक है, महानंदी है, महानदी है, फल्गु है ना, कर्मनाशा भी है। ये सब जो है आपके, यमुना भी है, ये सब जो है गंगा की सहायक नदियों में से है। गंगा जिस प्रकार से दो धाराओं के मिलके बनती है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में जाने से पहले पुनः दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा आपको हुगली कहलाती है, दूसरी धारा आपकी ये देखिए ये हुगली है, और इधर से ये जाएगा पद्मा, ये वाली पद्मा पोर्शन है। और ये जो आप नीला वाला लाइन देख रहे हैं, ये आप ब्रह्मपुत्र नदी आया जो जमुना के नाम से आया, यहाँ पे जमुना लिखा हुआ देख रहे होंगे। जब ये दोनों संयुक्त धारा मिल गई तो इसी संयुक्त धारा को, ये वाली पोर्शन को मेघना कहा गया। यही चीज मैं कई बार लिख के समझाने की कोशिश किया हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। भारत में गंगा नदी सबसे लंबी जर्नी जो है उत्तर प्रदेश में ही तय करती है, 1450 किलोमीटर। टोटल जो है 2525 किलोमीटर में 1450 किलोमीटर, है ना। 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से गया तो 1075 किलोमीटर मात्र बचा, बाद बाकी जो है उत्तर प्रदेश में ही बहती है। इनके अलावा काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। काम के बदले अनाज 1977-78 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था भोजन, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 रहा था, लेकिन इसमें उथल पुथल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। इस प्रकार की भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आए तो इनके काम के ढका, फिर से जनता पार्टी हटा, फिर कांग्रेस आया, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहा इस पंचवर्षीय योजना में। तो आप काउंट करेंगे तो 5 साल से ज्यादा का समय यहाँ पे लग जाती है, ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजना बनाया गया था 5वीं वाली, इसका उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आंतरिक मामले के आधार पर पहली बार देश में आपातकाल 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी के समय, है ना। इनके अलावा चौथी पंचवर्षीय, अच्छा 5वीं पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ, है ना। तो इस पंचवर्षीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी 1975 में, अब तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित ही नहीं होते, तो ये भी यहीं से हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कुछ हुआ, तो
पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंकों का 1969 में। 1974 में पोखरण, एक सेकेंड, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आ जाएगा पोखरण भी, क्योंकि 1974 से तो स्टार्ट होती है पांचवा, लेकिन ये पहले चौथी के काल में हो चुका था। तो 1974 में पोखरण का जो परमाणु परीक्षण हुआ था, तो ये भी विस्फोट, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसरो की स्थापना भी इसी में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी इसी के काल में हुआ था, चौथी वाले में। छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी देख लिया, चौथी देख लिया, तो छठी देखते हैं। छठी में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत 1980, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 8 बैंकों का, और नाबार्ड की स्थापना 1982, तो ये छठी में आया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 स्थापना। इनके अलावा यूटीआई की स्थापना, यूटीआई, इनके अलावा आईडीबीआई की स्थापना, आईडीबीआई की स्थापना, एफसीआई की स्थापना, एफसीआई की तैयारी भी करते हैं एसएससी वाले बच्चे। इनके अलावा निर्मला पनिकर का संबंध किस नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम से निर्मला पनिकर का संबंध। निर्मला पनिकर को मोहिनीअट्टम के क्षेत्र में 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। मोहिनीअट्टम एकल महिला नृत्य है, सिंगल महिला करती है, यह केरल राज्य से संबंधित है मोहिनीअट्टम, है ना। भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की आराधना होती है और सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे कठिन स्टेप वाली नृत्य है। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकारों में कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र जो मुंबई में है, इनके संस्थापकों में से रहे हैं। केरल के अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में आएंगे तो कथकली। वैसे 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सी है ना, और किस शास्त्रीय नृत्य को जो है सबसे बाद में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, बताइएगा। सिंगल क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य को सबसे बाद में क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया। मैगलन जल डमरू मध्य किन दो महासागरों के बीच मार्ग बनाने का काम करती है, तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच जो है ये आपका मैगलन जल डमरू मध्य मार्ग बनाने का काम करती है। वैसे पनामा नहर कहां से कहां जाती है, बताइएगा, पास्ट में बताया हूं। होर्मुज जल डमरू मध्य ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच है। पाक जल डमरू मध्य काफी पुराना क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच है। फ्लोरिडा जल संधि ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा ये अमेरिका को कनाडा से अलग करते हैं। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करते हैं, है ना भैया। इनके अलावा मलक्का जल डमरू मध्य ये आपको मलेशिया को जो है इंडोनेशिया के प्रांत सुमात्रा द्वीप से अलग करते हैं। इंडोनेशिया द्वीपीय समूह वाला देश है, कई सारे द्वीप है वहां पे, जिसमें सुमात्रा, जावा, ये सब आप काफी सुनते होंगे। इनके अलावा एक बॉस जल संधि है, ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है, ठीक है भाई, ध्यान रहेगी। इनके अलावा किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो ओबीसी वाली संस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो ओबीसी से रिलेटेड आर्टिकल है ये 338 बी है। इनके अलावा 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की समाप्ति, साथ ही साथ जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके जो है लोग यानी संसद के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ोतरी से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन अभी इस पे चर्चा हुआ था, जो है आपका 2023 में यह पास किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 1/3 है ना सीट को जो है आरक्षित रखने से है। इनके अलावा टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा, तो ये रहा आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला रेटिंग दिया गया सभी भारतीय विश्वविद्यालय में, है ना। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय के 91 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था, पहला स्थान बेंगलुरु को मिला है। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा किया गया सर्वे में सबसे पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया जो यूके के अंदर है। भारत के बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है और ओरिजिनल सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, ये आपके कैलिफोर्निया में है। बताइएगा डेथ वैली कहां पे है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है पास्ट में। डेथ वैली है ना, डेथ वैली, एक डेथ वैली दिल्ली के पास भी है तो वो नहीं बता रहा हूं, जो मशहूर डेथ वैली है वो बताना है आपको। इसके अलावा बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो ये जो बारी दोआब है ये रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को हम बारी दोआब कहते हैं। सबसे पहले दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को हम दोआब कहते हैं। इसके अलावा भारत में प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र गंगा जमुना क्षेत्र है। कल हमने बात किया था
कि गंगा नदी की बेसिन इंडिया में लगभग 26% जगह को कवर करती है और 10% जगह को कवर करती है आपकी गोदावरी नदी की बेसिन, है ना। तो कल मैं ये भी कंफ्यूजन आपको एक क्लास में दूर करवाया था एसएससी में कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बेसिन क्या होता है, कि ये नदी ऐसे गुजरा तो ये जिस जिस राज्य में पड़ा ये उस राज्य में इसकी बेसिन हो गई। ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि इस नदी में जल स्रोत कहाँ कहाँ से आ रहा है तो इन्हीं नदी की बेसिन कहलाएगा। तभी तो आप गंगा नदी की बेसिन में राजस्थान को भी लाते हो। बताइए राजस्थान में कहाँ बहती गंगा नदी, किस पात में बहती है बताइए, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच क्षेत्र को जिच दोआब कहते हैं। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को रेचना दोआब कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार से मैं हिमालय को जो नदियों के आधार पे बांटा हूँ, कुमायूं हिमालय, पंजाब या हिमाचल हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सिंधु से सतलज पंजाब कश्मीर या हिमाचल हिमालय है। इसके अलावा सतलज से अगर आप जाएंगे काली तो ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता से देहांग जाएंगे तो आपका असम हिमालय हो जाएगा। हिमालय को विस्तारिता के आधार पर भी बताए थे, ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, शिवालिक सबसे साउथ वाला पोर्शन है जो सबसे नवीन भी कह सकते हैं आप। इनके अलावा एलिफेंटा जलप्रपात किन राज्यों में है? मेघालय में है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। दुनिया में सबसे ऊंची जलप्रपात अंजील है जो कहां पे है? वेनेजुएला में है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो दक्षिणी अमेरिका में है। इनके अलावा नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात कहां है भाई? तो ये आपका स्वर्ण रेखा पे है झारखंड के अंदर। और धुआंधार कहां पे है? जबलपुर के अंदर। इसके अलावा नियाग्रा ये फॉल जो है ओरिजिनल वाला नियाग्रा ये कहां पे है? अमेरिका और कनाडा के अंदर है। इसके अलावा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मंदिर में बनी मूर्ति का संबंध गुप्त कला से है? ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उनमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झांसी के दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त कला का नमूना प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के अन्य मंदिर जो आपका गुप्त काल से संबंध रखता है ये आपका झांसी के देवगढ़ के स्थित दशावतार मंदिर, जो आपका कर्नाटक में भीतर गांव का मंदिर है ये भी गुप्त काल की मंदिर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। गाजीपुर जिला में एक भीतरी मंदिर, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ ये गलत लिखा है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में ना है जी, यहाँ लिखा है कानपुर में भीतरगांव का मंदिर। और आपका जो है झांसी के देवगढ़ वाली मंदिर ये आपकी गुप्त काल से है जो आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और भी अगर इंडिया में देखेंगे तो गुप्त काल का उत्कृष्ट नमूना आपका जो है भवरा का शिव मंदिर ये सतना एमपी में है। पन्ना का पार्वती मंदिर ये भी एमपी में है। मंदसौर की सूर्य मंदिर ये भी एमपी में है। तो ये तीनों मंदिर जो है एमपी में, ये यहाँ भी गुप्त काल का नमूना मिलेगा। गुप्तकालीन नमूना अगर गुफा के रूप में देखेंगे तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में मिलेगा और बाघ गुफा मध्य प्रदेश में मिलेगा। गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक शासक कहेगा तो कौन होगा भाई? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। गुप्त वंशीय शासक जो विक्रमादित्य थे यानी चंद्रगुप्त सेकेंड, इन्हीं के काल में फहियान भारत आए थे। गुप्त काल में सोने के जो सिक्के होते थे उसे दिनार कहा जाता था। डिनर नहीं रे भाई, खाना नहीं खाना है, पढ़ना है पहले, दिनार, है ना। और जो चांदी के सिक्के बने होते थे उसे रूपक कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। जो अपने जो सिक्के होते थे उनके कॉइन पे तो इनको जो है बीना बजाते हुए दर्शाया गया था, है ना, बीना बजाते हुए दर्शाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा समुद्रगुप्त के कवि जो थे हरिसेन, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी। इनके अलावा अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करवाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में करवाया गया है। देखिए एक बच्चे ने कॉमेंट किया है, इस बच्चे की आईडी का नाम है फार्मर्स डॉटर, ठीक है भैया, फार्मर्स डॉटर नाम है इनके आईडी का, ठीक है। तो ये बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मैं आपको 6 मंथ से फॉलो कर रही हूँ, लड़की एक्चुअली, है ना, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन बड़ा हार्ड है आपका, क्योंकि सिर्फ जीके पढ़ने से तो सिलेक्शन नहीं होती। अब सिलेक्शन होने के लिए अगर जीके पोर्शन आपका कमजोर है तो इसमें तो मैं गारंटी ले आऊंगा कि भाई 80% से एबव मैं अपने क्लास से आपको कंटेंट मिला के दूंगा किसी भी एग्जाम के अंदर जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि मेरी उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर किसी राज्य सरकार की एग्जाम है, इसमें पहला अनुभव है, इससे पहले हमने कभी नहीं इस प्रकार क्लासेस चलाए। लेकिन एसएससी की एग्जाम जो होती है उसमें मैं 80 से ज्यादा 85% में बता रहा हूं कि मैं अपने क्लास से आपको क्वेश्चन मिला के दूंगा। लेकिन मेरी भी कुछ शर्त होती है, जैसे मैं जो भी कंटेंट
देता हूँ वो आप वॉच करते हैं, ना सिर्फ वॉच करते हैं, ध्यान रखते हैं, मौखिक रूप वाली बात, या पहली बार कोई चीज़ सुनते हैं तो लिखते हैं, फिर पीडीएफ के साथ रिवीजन करके चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं, है ना, और तब वीडियो भी देख लिए, पीडीएफ से रिवीजन भी कर लिए, ध्यान रख लिए किसी न किसी प्रकार से, तब मुझे बताइए कि आपको होता है कि नहीं होता। एकदम होगा जी, क्यों नहीं होगा, है ना। और होप बनाए रखें, जरूर होगा भाई, है ना। मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा आने वाले समय में, और इसकी रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला है, बहुत सारे बच्चे सफल हुए, है ना। तो आप, अगर आपकी सिर्फ जीके जीएस प्रॉब्लम है तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आप मेरे साथ, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो आप अच्छा कर रही हो, कोई नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का, ये उत्तर प्रदेश में है, अन्न महोत्सव का आयोजन करवाया गया था। इनके अलावा लेकिन वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ बोलता नहीं है। आप पीडीएफ मेरे से बाय कर लिए, पीडीएफ तो बहुत कम रकम में सभी बाय कर लेते हैं लगभग, है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमने देखा कैसे सीएमटीएस में करीब 1500 से ज्यादा बच्चे ने बाय करा था, और 1500 से जो बाय करा था उसमें से 300-400 क्रेडिट दिए पास होने का। फाइनल सिलेक्शन कितने का हुआ वो तो भाई सबका तो नहीं हो जाता ना कि रिजल्ट आया सबका हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो फिर भी, है ना, बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे बाय किए 30-35-25 रुपया खर्च करके जो है वो पढ़े और रिजल्ट लाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो उत्तर प्रदेश का जो अक्टूबर 2023 में जो एक इनका एक नया चीज जुड़ा है उत्तर प्रदेश में, ये गंगा में जो डॉल्फिन होती है, गंगई डॉल्फिन, उनको जो अपना जलीय पशु घोषित किया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के ऊन महोत्सव, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, गंगा, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, गंगा महोत्सव बनारस में होता है ना जी, बनारस में होता है गंगा महोत्सव। उत्तर प्रदेश में जो है कजरी महोत्सव मिर्जापुर में होती है, गंगा महोत्सव बिहार बनारस में होती है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होती है, ताज महोत्सव आगरा में होती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। बाद में कि नौचंदी मेला, काम्पिल्य मेला, ये सब तो बहुत ही फेमस है, कुंभ मेला तो और भी ज्यादा फेमस है, ये सब पहले बता रखे हैं। इनके अलावा चीन के साथ भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की सीमा लगती है, तो 5। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पहले ही बताऊंगा, क्योंकि सीमा रेखा से क्वेश्चन आएगी, 100% आएगी, है ना। चीन के साथ 5 स्टेट कौन कौन सा लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, और एक आपका लद्दाख यूटी। तो ये आपका जो है चीन के साथ लगता है। समग्र भारत को चीन से विभाजित करने वाली जो रेखा है मैकमोहन रेखा है ना, और ये जो है भारत और चीन के सीमा से जुड़ा हुआ एलओसी की एलएसी, तो बताइएगा एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इनके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, सही है, एलएसी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेपाल के साथ भी भारत की 5 राज्य लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ भी भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पाकिस्तान के साथ भी भारत की 5 राज्य की सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। लेकिन अब ये 5 कहना सही नहीं होगा, हाँ 5 अब होगा, 5 पहले 4 था, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 अलग अलग बट गए, ठीक है। इनके अलावा म्यांमार के साथ भारत के 4 सीमा राज्यों की सीमा लगती है ना, ममियाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश लगती है। भूटान यहाँ की क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान की, बताइएगा जरा कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भूटान की। इनके अलावा अफगानिस्तान के साथ एकमात्र लद्दाख की सीमा लगती है, 106 किलोमीटर, सबसे छोटकू भी है, और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़कू सीमा लगती है, यहाँ पे लिखा गया है। इनके अलावा यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, आपके घर में जो कोई भी तैयारी कर रहा हूं जरूर शेयर कीजिए, एक अच्छा कंटेंट उनके तक पहुंचे ताकि कुछ काम आ पाए, है ना। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक क्लिक करके बात करें। जय हिंद दोस्तों।